आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का मॉक टेस्ट है, ये आपका प्रैक्टिस सेट 5 है आपके सोशल साइंस के लिए। जूनियर एडिट में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर आने वाला है जिसमें 100 प्रश्न आपके रहेंगे, उसका ये सोशल साइंस का है, यानी एसएसटी का मॉक टेस्ट है ये आपके लिए। तो 5 नंबर का मॉक टेस्ट है, 4 कंप्लीट पहले ही हो चुके हैं। आप वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है वो 1931 में हुआ था, यानी कि पहला था 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ है और तीसरा 1932 में हुआ है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय, इन तीनों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो 1, 2, 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 1, 2, 3 इसमें राइट आंसर है। और ये किस नाव से गए थे, तो उस नाव का नाम भी पूछा जाता है, तो वो भी आप ज़रूर याद कर लेना। और इनके साथ में और जो लोग थे वो थे महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन, और देवदास गांधी भी इनके साथ में लंदन गए थे। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल नीति या सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्न में से किस पर आधारित थी। तो ये देखिए, धार्मिक सहिष्णुता पर आधारित थी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। टू का, लेकिन राजनीतिक उदारता भी थी उसमें, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी था। तो इसमें उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित थी। नेक्स्ट है, भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव है वो भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। ये दुर्घटना है 1984 में हुई थी। 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट था, जिससे मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस है उसका रिसाव हुआ था, जिससे 4000 से अधिक लोग मारे गए थे और हजारों के लोग संख्या में लोग गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन ये तो बहुत ही छोटा आंकड़ा है, रियल आंकड़ा बहुत ज़्यादा था। नेक्स्ट है, किसकी दृष्टि से क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था। यानी ये किसने बोला है कि पोस्ट डेटेड चेक है जो क्रिप्स मिशन है वो। तो यानी कि जो क्रिप्स मिशन में बातें अंग्रेज़ों ने हमारे लिए सामने प्रस्तुत की हैं, इनको तो हम पहले ही खारिज कर चुके हैं और फिर भी ये क्रिप्स मिशन में लाए गए हैं। तो ये इस बात का मुख्य उद्देश्य था कहने का। तो ये कथन है, ये कथन था गांधी जी का। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर दिनांकित चेक क्रिप्स मिशन को बोला था गांधी जी ने। क्रिप्स मिशन आया कब था, तो 1942 में ही आया था। नेक्स्ट है, शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है। तो शून्यकाल है ये भारत की देन है। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 0 आर है ये विशिष्ट भारतीय संविधान संसदीय व्यवहार है, और ये जो अवधि होती है 1 घंटे की होती है। और प्रश्न काल के जस्ट बाद शून्य काल आता है, यानी 12 से 1 के बीच का जो समय होता है उसको शून्य काल बोलते हैं। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था। तो हूणों को पराजित करने वाला गुप्त सम्राट था वो था स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। और नेक्स्ट देखते हैं, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार है वो किसको प्राप्त है, इसमें पूछा है। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्थायी सदन है और इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा की संरचना से संबंधित जो भी प्रावधान है वो आर्टिकल 80 में दिए हुए हैं। आर्टिकल 80 में इसमें प्रावधान दिए हैं, और कुल इसमें 250 है वो सदस्य होते हैं, और इनमें से 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो जो वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा सीटों का आवंटन है वो किस जनगणना के आधार पर है, तो 1971 की जनगणना के आधार पर है। और ये 1926 तक 2026 तक इसमें कोई चेंज है वो नहीं किया जा सकता है। यानी सीटें जिस प्रकार से पहले आवंटित थी उसी प्रकार से आवंटित रहेंगी, लेकिन परसीमन किया जा सकता है, लेकिन सीटों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है, वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ क्या होता है। वर्षा जल संचयन का मुख्य लाभ होता है जो भूमिगत जल है यानी ग्राउंड वाटर है उसका पुनर्भरण है वो होता है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो ये कांगो नदी है, ये अफ्रीका की नदी है जिसको जायरे नदी भी बोलते हैं। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है वो माई है, वो इंडिया की नदी है वो। और जो मकर रेखा को 2 बार काटती है वो कौन सी नदी है? तो वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, वो भी पूछी जाती है एग्जाम में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी, सातवाहनों की राजधानी है वो अमरावती में थी। इनका जो साम्राज्य था, जैसे ये प्रायद्वीपीय भारत है तो आंध्र, थोड़ा तमिलनाडु, कर्नाटक, सॉरी महाराष्ट्र और कर्नाटक, इस तरीके से इनका राज्य विस्तार था। और अमरावती इनकी राजधानी थी जो आंध्र प्रदेश में पड़ती है। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ क्या होता है? तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अर्थ होता है विधियों एवं कार्यपालिका आदेशों की संवैधानिकता के विषय में प्रख्यापन करने का न्यायपालिका का अधिकार। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एशियाटिक बब्बर से यानी एशियाटिक लियोन का निवास कहाँ पर है? तो ये एकमात्र निवास स्थान इसका बचा है वो है गिरवन, ये गुजरात में है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गिरवन गुजरात। नेक्स्ट है, जैव ऑक्सीजन आवश्यकता यानी बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। तो ये जलीय वातावरण से संबंधित सूचकांक है मुख्यतः तो। लेकिन जो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही होगा, जलीय वातावरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है। तो आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना है वो 1875 में की गई थी। और ये स्थापना की किसने थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। और दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये मूल शंकर इनका मूल नाम था। और इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। ये भी पूछा जाता है कहाँ पर की थी। और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। और समाज आंदोलन का जो प्रसार है प्राय पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। और इनका जो मुख्य केंद्र था वो 1877 में लाहौर में स्थापित किया गया था। ये सवाल भी पूछता है कि 1877 में इनका जो मुख्य केंद्र था आर्य समाज का वो कहाँ बना? तो वो लाहौर में बनाया गया था। इसके उपरांत आर्य समाज का प्रचार है वो ज़्यादा हुआ था। नेक्स्ट है आपके लिए सवाल 52, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, 50 से डायरेक्ट 52 कैसे हो गया? नेक्स्ट देखते हैं, शायद एक पेज मिस है इसमें। तो 16 नंबर का सवाल आपके लिए है, उलू गुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो ये उलू गुलन विद्रोह है ये जुड़ा था, 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिरसा मुंडा से। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बिरसा मुंडा। नेक्स्ट देखते हैं, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो सरकारी आयोग का गठन है वो किसकी समीक्षा के लिए हुआ था? ये हुआ था केंद्र एवं राज्यों यानी संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा के लिए इसका गठन हुआ था। 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी इसका गठन कब हुआ था? तो 1983 में सरकारी आयोग का गठन हुआ था। और रिपोर्ट इसने अपनी 1988 में सौंपी थी। और इसी की रिपोर्ट के सिफारिश के आधार पर जो अंतर्राज्यीय परिषद है उसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू कब किया गया था? यहाँ पे पूछा है लागू कब किया गया था। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1993। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक दल राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है? तो इनमें जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है वो कौन सा नहीं है? 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेलुगु देशम पार्टी है ये, राष्ट्रीय दल नहीं है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। तो उसने कितनी वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली है? 21 वर्ष की उम्र है वो पूरी कर ली हो तो वो पंचायत का चुनाव है लड़ सकता है। नेक्स्ट है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? तो ठगों का दमन है वो हुआ था कैप्टन स्लीमन के द्वारा। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कैप्टन स्लीमन। और इस समय जो गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिंक था। और 1837 में इसके बाद में ठगों का दमन है वो कर दिया गया था। तो ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा की रचना है वो की गई थी गुलबदन बेगम के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो 23 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा,
न्यायिक पुनरीक्षण, जुडिशल रिव्यू है ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यानी न्यायपालिका का काम है। तो बाकी सब पंचायती राज में आते हैं। निर्धनता वितरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन या भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, तो ये दोनों कार्य हैं वो आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निम्नलिखित को सुमेलित करना। एक तरफ तो इसमें एक तरफ इमारतों के नाम दिए और एक तरफ उसका निर्माण किसने करवाया वो नाम दिए, तो इसको सुमेलित करना है। कुतुब मीनार और गोल गुम्बद, बुलंद दरवाज़ा, मोती मस्जिद। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण है ये अकबर ने करवाया था, तो सी का मिलान होगा 4 के साथ में। सी का मिलान है 4 के साथ में होगा, सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 आपके 2 में है, इसमें है और इसमें है। और मोती मस्जिद तो 2 जगह है, तो कुतुब मीनार तो इसमें हो जाएगा 24 का डी है, तो कुतुब मीनार ए का 2 हो जाएगा, कुतुब मीनार ए का 2 हो जाएगा। और बी का सी का 4 हो गया। अब बचा आपका गोल गुम्बद और मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद औरंगजेब, गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह। तो इसमें जो सुमेलित हो रहा है यहाँ पे ए का 2, सी का 4, बी का 1 और डी का 3, तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो मोड़दार पर्वत का उदाहरण इनमें से नहीं है, वो है 25 का राइट आंसर सी, अरावली। अरावली पर्वत है ये ओल्ड फोल्ड में आता है, और ये सभी आपके न्यू फोल्ड में आते हैं, नवीन वलित पर्वत में आते हैं, और ये अवशिष्ट पर्वतों का उदाहरण बन गया है अब अरावली। नेक्स्ट है शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया जलप्रपात है। तो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये किस नदी ने बनाया, 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कावेरी नदी। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। समग्र साक्षरता दर में वृद्धि हुई है यानी बढ़ी है, केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, साक्षरों की वृद्धि पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। तो इसमें जो 27 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें ये जो कथन है ये सही नहीं है, बाकी सब कथन सही है। साक्षरों की वृद्धि में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, ऐसा नहीं है। साक्षरों की वृद्धि है वो महिलाओं में ज़्यादा हुई है पुरुषों की अपेक्षा, क्योंकि इधर स्कोप ज़्यादा है साक्षरता बढ़ाने के लिए, तो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है, यही डी वाला है वो सही नहीं है। केरल की साक्षरता सबसे अधिक है, बिहार की सबसे कम है, और समग्र साक्षरता में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो जिस दिन पृथ्वी सबसे निकट होती है सूर्य के वो है 3 जनवरी, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। नेक्स्ट है निम्न भूआकृतिक युग्मों में से कौन सही नहीं है। सर्क, हिमनद, डेल्टा नदी, संयोज वित्तीय तरंग, गोल रंध्र, वायु। तो देखिए 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गोल रंध्र है ये वायु के द्वारा नहीं होता, यहाँ शब्दों से भी आप थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। गोल रंध्र आकृति है ये एक कास्ट क्षेत्रों में अपरदनात्मक प्रक्रिया द्वारा नदी के द्वारा बनाई जाती है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा, ना कि वायु के द्वारा। नेक्स्ट है तरुणावस्था में नदी अपरदन का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में से क्या है। तो यानी महाखंड यानी गार्ज का निर्माण करती है तरुणावस्था में। नेक्स्ट है डेट्रॉयट निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है डेट्रॉयट, 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डेट्रॉयट ये यूएसए में शहर का नाम है। नेक्स्ट है किशनगंगा परियोजना भारत तथा किसके बीच विवाद का मुख्य कारण है। तो किशनगंगा परियोजना है भारत पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। किशनगंगा को ही नीलम बोला जाता है पाकिस्तान अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रूस के सहयोग से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो स्वर्ण क्रांति फलों का उत्पादन, नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति अंडों के उत्पादन। तो इनमें जो सुमेलित नहीं है वो पूछा है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 2 और 3 बिल्कुल सुमेलित नहीं है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, और पीली क्रांति आपकी तिलहन उत्पादन से है, न कि अंडों के उत्पादन से। अंडों के उत्पादन से रजत क्रांति संबंधित है। 34 तक आपका कंप्लीट हुआ।
35 नंबर है गलत जोड़ा बनाइए। तो गलत जोड़ा इसमें से क्या है, बांदीपुर अभ्यारण्य है कर्नाटक में है, ये बिल्कुल सही है। सरिस्का अभ्यारण्य राजस्थान में है, बिल्कुल सही है। अन्नामलाई अभ्यारण्य तमिलनाडु में, ये भी सही है। पेरियार है, ये केरल में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। तो गलत जोड़ा इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत में 36 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है ऑप्शन डी, जोग प्रपात सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात की है, गोवा की है, महाराष्ट्र की है, राजस्थान की नहीं है। वेरी इजी सवाल। नेक्स्ट है कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। तो हिमालय श्रृंखला का अंग जो नहीं है वो है अरावली। बाकी काराकोरम, कुन कुनुलुन और हिंदुकुश ये सभी हैं, ये अरावली श्रृंखला के पार्ट हैं, ना कि सॉरी हिमालय श्रृंखला के पार्ट हैं। अरावली है ये अलग पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है लेटराइट मृदाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो लेटराइट मृदाएं हैं ये किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। आर्द्र एवं शुष्क जलवायु वाले उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लेटराइट मृदाएं ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट है एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान और एक तरफ जानवरों के नाम। तो देखिए कान्हा है ये किसके लिए फेमस है, और काजीरंगा ये काजीरंगा गैंडों के लिए है। तो दो तो ए के साथ सम्मिलित हो जाएगा, दो का ए इसमें है। और जो गिरिवन है ये शेर इसमें 3 है वो सी के साथ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देशों के निम्नलिखित सेंटों में से किसको गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। संसार में विशालतम अफीम उद्योग है। 41 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान इसको गोल्डन क्रिसेंट कहा जाता है। और गोल्डन ट्रायंगल है ये कहाँ पर है। तो देखिए गोल्डन क्रिसेंट अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान ये इलाका बनाता है। और गोल्डन ट्रायंगल वो भी अफीम और नशीली पदार्थों के लिए फेमस है, वो है आपके ईस्ट एशिया में। अब किस किस देश के बीच बनता है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य जो है वो है यहाँ पर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। गोवा सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। नेक्स्ट है आपका 43 अल नीनो है। तो अल नीनो क्या है। 43 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्ण समुद्री धारा यानी वार्म ओशनिक करंट है ये। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष संबंधित है। तो देखिए मिशन इंद्रधनुष का संबंध है 44 में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण, प्रतिरक्षण का मतलब टीकाकरण, और यहाँ पे ध्यान देना है बच्चों के साथ महिलाएं भी शामिल हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो ये लोकतंत्र की जो सफलता है वो निर्भर करती है आलोचना के अधिकार पर, यानी आलोचना करने का अधिकार सभी को है। नेक्स्ट है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। तो महिलाओं के जो एम्पावरमेंट के लिए राष्ट्रीय नीति है वो अपनाई गई थी। 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2001 में। नेक्स्ट है कितने प्रतिशत निशक्तता होने पर निशक्त जन को रोजगार आरक्षण व सरकारी योजना में लाभ प्रदान किया जाता है। यानी कोई दिव्यांग है तो उसमें कितनी % दिव्यांगता होनी चाहिए ताकि उसको रिजर्वेशन है वो मिल सके। 47 में राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 40% जो दिव्यांगता है वो होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कार्य जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। तो इनमें से कौन सा कार्य है वो जिला प्रशासन के क्षेत्र में नहीं आता, वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। नेक्स्ट है भारत में नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 6 दिसंबर को। 50 सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी RCEP का सदस्य नहीं है। तो ये भारत है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है बोडोलैंड विवाद किस प्रदेश से संबंधित है। तो बोडोलैंड जो विवाद है वो असम से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 52 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ओणम केरल, लोहड़ी पंजाब, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, पोंगल मध्य प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश। तो इनमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है पोंगल आंध्र प्रदेश। पोंगल आंध्र प्रदेश में नहीं मनाया जाता। पोंगल कहाँ पे मनाया जाता है, लोहड़ी है वो पंजाब में ही मनाया जाता है, ओणम है वो केरल में ही मनाया जाता है, लेकिन जो पोंगल है ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। तो इसीलिए आंध्र प्रदेश इसमें राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2002 में। नेक्स्ट है भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है। तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य है 54 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा या वितरण करना।
नेक्स्ट है फिस्कल नीति का संबंध निम्न में से किससे है? मुद्रा की उस मात्रा से जो बैंक अर्थतंत्र में डालते हैं। कर लगाने और शासन के व्यय से संबंधित नीति। शेयर बाजारों को नियंत्रित करने की संबंधित नीति। देश की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संबंधित नीति। तो फिस्कल पॉलिसी है ये संबंधित होती है सरकार, जिसको सरकार बनाती है, ना कि आरबीआई। तो कर लगाने शासन व्यय से संबंधित है। तो ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? कार्टिजोना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषक और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। तो क्योटो प्रोटोकॉल है ये सुमेलित नहीं है, ये आपकी संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि ओजोन परत है वो सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को जमीन पर नहीं आने देती। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा का, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है, यहाँ पे मेन है हड़प्पा सभ्यता का। तो सबसे बड़ा भारत में जो वृहद स्थल है 58 का राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, यहाँ पे पूछा है लागू किया गया था। 59 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1972 भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन्य जीव संस्थान है वो स्थित है देहरादून में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पे पूछा है 61 में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग की स्थापना है वो हुई थी 1960 में। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको पूछ सकता है, आप इसको ज़रूर याद कर लेना। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ पार्क और जॉन है और दूसरी तरफ जिले हैं। तो यहाँ पे 62 में आपका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि एपेरल पार्क है ये कहाँ पर है? कानपुर में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क है ये लखनऊ में है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन है ये है आपका, एग्रो प्रोसेसिंग जोन हो जाएगा आपका सी का, यहाँ पे हो जाएगा 2 सहारनपुर। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है ये उन्नाव में है। तो इस तरह ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की पदावधि कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त है उसकी जो कार्यावधि है, पदावधि है वो है 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी 8 वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है, 8 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना है ये कहाँ पर हुई थी? तो 64 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इलाहाबाद में, प्रयागराज में वर्तमान में। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, केरल में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधान है वो यजुर्वेद से पता चलते हैं। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर है। 67 अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानाम प्रिय के रूप में हुआ है? तो अशोक, वेरी इजी है ये, तो अशोक का हुआ है इस नाम से उल्लेख। नेक्स्ट है प्रछन्न बौद्ध किसे बोला जाता है? प्रछन्न बौद्ध जो बोला जाता है 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शंकर को। 69 नंबर का सवाल है विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस है 69 में राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? 70 में राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। कला की गांधार शैली निम्न में से किसके समय है वो फली फूली थी? तो ये कुषाणों के समय फली फूली थी। गांधार कला शैली में भारतीय कला शैली के लक्षण है वो भी हैं और यूनानी शैली के लक्षण है वो भी हैं। यूनानी शैली को हेलेनिस्टिक कला और सेलेनिस्टिक कला, इन सब के मिश्रण है वो गांधार कला शैली में ही मिलते हैं और ग्रे पत्थर से इसकी मूर्तियां हैं वो बनाई जाती थी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इनमें से जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्रीन हाउस गैस बिल्कुल है। मीथेन है ये भी ग्रीन हाउस है गैस है। और जो NO3 है, NO2 है ये भी ग्रीन हाउस गैस है। और जो ऑप्शन डी इसमें है वो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती, ऑक्सीजन है वो ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है। नेक्स्ट है दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरित करने का आदेश, ये फिर मोहम्मद बिन तुगलक का था। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ देश और स्थानीय पवनों के नाम दिए हैं, तो आप इसको सुमेलित जरूर कर लेना। यहाँ पे मैं आंसर आपको बता देती हूँ, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसमें।
नेक्स्ट है ग्रैंड कैनियन किस नदी पर है, तो ये देखिए कोलोराडो नदी पर है। 75 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कोलोराडो नदी, और ये कोलोराडो नदी यूएसओ में है। और याद कैसे करेंगे, कैनियन और कोलोराडो, इसको बहुत पूछता है। नेक्स्ट है किस वंश की किस वंश के राजाओं ने खजुराहो मंदिर स्थापित किए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, चंदेलों से सवाल आपके एग्जाम में आता ही आता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये हम्पी के खंडहर हैं, ये प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर की स्थापत्य कला भी पढ़ लेना आप एक बार। नेक्स्ट है जोड़े, सही जोड़ा बनाइए, तो सही जोड़ा इसमें बनाना है, एक तरफ जो पत्रिकाएं हैं उनके नाम है और एक तरफ उनके रचनाकारों के नाम है। 78 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक बार मिला लेना, एक तरफ बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ब्रह्म बांदोपाध्याय, मोहम्मद अली, दूसरी तरफ न्यू इंडिया, कॉमरेड, वंदे मातरम, संध्या। तो इसमें जो सुमेलित सही हो जाएगा 78 में, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है, तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट है इसमें सूची, एक तरफ वन की प्रकृति और दूसरी तरफ क्षेत्र दिए हैं। ये बहुत, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है और यहाँ से सवाल बनता है। 80 में जो आपका राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 80 का राइट आंसर सी यानी ए का आपका होना चाहिए, यानी उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन है वो होना चाहिए शिलोंग में। ऑप्शन ए का 2 के साथ मिलान होगा और बी का आपका मिलान हो जाएगा मानसूनी शिवालिक, और सी का आपका मिलान हो जाएगा 4 के साथ में समशीतोष्ण नीलगिरी और मैंग्रोव पश्चिम बंगाल। तो इसमें जो सही सम्मिलित हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है राजपूताना के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता है वो स्वीकार नहीं की थी। अकबर की संप्रभुता है वो स्वीकार नहीं की थी, 81 का राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ ने। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 82 पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है, तो पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है वो है सूर्य। इनमें से जो पूछा है यहाँ पर अल्फा सेंचुरी, चित्रा, ध्रुवा, तो इनमें सूर्य ही सबसे नजदीक है। नेक्स्ट है सूर्य भी एक तारा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अवध का प्रथम नवाब था। 83 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सादत खां। सादत खां बुरहानुल मुल्क, इसने ही अवध की स्थापना है वो की थी। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं, तो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को बोलते हैं उत्केंद्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था। 85 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1992 में। बंद अर्थव्यवस्था क्या है, तो बंद अर्थव्यवस्था होती है जिससे न निर्यात होता है ना आयात, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 87 ए का आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो ए का आंदोलन का संबंध है उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी व अन्य स्थान के किसानों से, तो इसी इलाके से संबंधित है। नेक्स्ट है पंजाब में अमृतसर नगर की स्थापित किया था, तो किसने किया था। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु रामदास ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। 89 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एनी बेसेंट कॉमनीवाल। सॉरी यहाँ पे पूछा है सही सुमेलित है, तो एनी बेसेंट कॉमनीवाल है सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है। मुख्य नायक है गांधी जी का नहीं था, अम्बेडकर का था। नेक्स्ट है लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना है वो किसने की थी, यानी प्रारंभ किसने किया था। 90 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। नेक्स्ट है अतिवादियों एवं उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था। उदारवादी और अतिवादियों के जो समझौता हुआ था लखनऊ में, उसमें सहयोग किसने किया, तो एनी बेसेंट का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट है यहाँ पर 92 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखाकार निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, किस समिति का होता है, तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा लोकलेखा समिति। नेक्स्ट है एक तरफ इसमें जो क्रम है वो पूछा है पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय विज्ञा आंदोलन, तो 93 का राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले सविनय विज्ञा आंदोलन होता है, सविनय अविज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। फिर उस जो हो जाएगा गांधी इरविन समझौता है 1931 में होता है,
और पूना पैक्ट 1932 में होता है, क्रिप्स मिशन 1942 में आता है, तो इसीलिए ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1972। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो जर्मनी का एकीकरण है वो हुआ था 3 अक्टूबर 1990 को। 90 में जर्मनी का एकीकरण है वो हो गया था। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है, तो ये जनहित याचिकाओं से संबंधित है, यानी पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है, 97 में राइट आंसर हो जाएगा, भारत महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। आगरा नगर की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, संविधान का संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र निम्न में से कौन होता है, तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य होता है। इसमें एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कुछ भी नहीं होता है, इसमें कोई भी परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य है वो इसका लाभार्थी बन सकता है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके 5 मॉक टेस्ट हैं एसएसटी के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी मॉक टेस्ट भी आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको वीडियो से लाभ मिल रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन है वो मिलता है। बाकी अगर आप शेयर करेंगे और हमें लगेगा कि आप लोग अच्छे से इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम कॉमन जो आपकी यूथ कंपटीशन वाली बुक है उसके मॉक टेस्ट भी आपके लिए ले आएंगे एसएसटी के लिए, तो आप इसको शेयर ज़रूर करते रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।